Hello everyone. Today we are starting one another previous year question series जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं पहले ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ। NH3 एज द पॉइंट ग्रुप। NH3 जो है इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। तो यदि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप बताना है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सी क्या होता है, सी होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। एक क्या ज़रूरत पड़ती है, एन की। एन क्या होता है, एन होता है कि मतलब कितने बार उसे रोटेट किया जाए जिससे जो सिमेट्री है वो सेम मिल जाए, मतलब जो हमारी है सिमेट्री वो सेम मिल जाए, उस आइडेंटिटी मिल जाए। और जो तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा सिग्मा, जैसे डोनेट करते हैं, और वो होता है हमारा प्लेन। मतलब हमें तीन चीज़ की ज़रूरत है, सी की, एन की और सिग्मा की। सिग्मा क्या है, यहाँ प्लेन है हमारा। अब हम इस मॉलिक्यूल में देखते हैं तो हम सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल में जो निकालेंगे वो निकालते हैं हम एन। एन क्या है, तो एन निकालने के लिए हम इसमें देखते हैं कि हम इसे किस जगह से घुमा सकते हैं पकड़कर, जिससे ये जो है हमें सेम आकृति मिले। तो यदि हम इसे लोन पेयर और नाइट्रोजन को यदि बीचों बीच से इसके बीचों बीच से एक प्ले वो कंसिडर करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसिडर करें, और इसके अलोंग यदि हम रोटेट करें तो हम क्या देखते हैं, यदि एक बार रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार यदि रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और तीसरी बार रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। मतलब यदि हम 3 बार रोटेट करें तो हमको वही आकृति मिल जाती है। जैसे हम अलग से समझ सकते हैं स्ट्रक्चर के, इसे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सर्कल है और उसी सर्कल को हम यहाँ बनाते हैं। अब हम देखते हैं इस सर्कल में कि इसमें क्या है, 3 जगह पर जो है हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मान लेते हैं एक ये जगह है, दूसरी जगह ये है, तीसरी जगह ये है। अगर ये 3 जगह पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं और हम रोटेट करना चाहें, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और हम ए को रोटेट करना चाहें पर ऐसा रोटेट करना चाहें कि ए जो है रोटेट करने के बाद यहीं मिले, तो जब हम उसको एक बार करेंगे तो यहाँ पहुँचेगा, दूसरे बार में यहाँ पहुँचेगा और तीसरे बार में यहाँ पहुँचेगा। यही होता है एन, मतलब उसको कितने बार रोटेट करें, नंबर ऑफ रोटेशन, जिससे कि वो हमें सेम आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें से यहाँ एन पता चल गया। एन क्या है, 3 है। ये 3 से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये कितने डिग्री से रोटेट कर सकता है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है जो सर्कल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और हम देख रहे हैं कि हम इसे कितने पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। 3 पार्ट में ब्रेक होने के बाद वो सेम आकृति दे रहा है। तो यदि हम 3 का भाग दे देंगे तो 120 डिग्री आता है। मतलब हमें क्या पता है कि जब हम एक बार रोटेट कर रहे हैं, एक बार घुमा रहे हैं, तो कितना घुमा रहे हैं हम, 120 डिग्री जो है इसे रोटेट कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाती है कि एन की वैल्यू क्या है। अब जब हमें एन की वैल्यू पता चल जाती है तो इसके बाद फिर हम यहाँ लिख देते हैं एन बराबर 3 हमें मिल गया है। अब हमें पता करना है सी की वैल्यू। इसके बाद हम पता करते हैं सी की वैल्यू, सी क्या है। तो सी 2 टाइप का हो सकता है, ये तो सी होगा या फिर हमें मिलेगा डी। अब सी किस कंडीशन में मिलता है, सी उस कंडीशन में मिलता है जब जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब 20 से कोई भी C2 एक्सिस यदि ना जाए, उसे 20 से काटे ना, तो हम उसे लिखते हैं सी। और यदि किसी एक्सिस से बीच से एक C2 एक्सिस ने काट दिया तो उसको हम लिखते हैं डी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमने सी देखा था वो हमने सी कहाँ से लगाया था, सी जो हमने लगाया था इस लोन पेयर उस नाइट्रोजन से लगाया था। और हम देखते हैं कि यदि हम चाहें तो क्या हम इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, तो क्या सेम आकृति मिलेगी। यदि हम एक बार यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक एच यहाँ मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, एक यहाँ पास मिलेगा, और ये जो लॉन पेयर है ये मिलेगा। तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं है। ये सेम क्या हमें मिला, जो ये था वो सेम हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पास से हम C2 नहीं लगा सकते, मतलब इसमें एक ही एक्सिस है जो कि क्या है, C3 है। और क्योंकि हम कितना रोटेट कर रहे हैं, 3 बार रोटेट कर रहे हैं, तब हमको ही आकृति मिल रही है। तो हमें ये भी वैल्यू मिल गई कि जो सी हमारा है वो किस फॉर्म में रहेगा, सी की फॉर्म में रहेगा। और एन हमें पता है क्या है, 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, C3 हो गया। एन की जगह हम रख देंगे C3। अब बात आती है प्लेन की। तो प्लेन कितने प्रकार के होती हैं, प्लेन भी 3 प्रकार के होती हैं। एक होता है वर्टिकल प्लेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक होता है डाइहेड्रल प्लेन। अब हम देखते हैं इन तीनों में से
जो है कौन से किसे क्या कहते हैं, कौन से प्लेन को कैसे हम वर्टिकल कहते हैं, कैसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो यदि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे हम काटें, किसी भी मॉलिक्यूल को काटें और काटते समय हम इसी के ऊपर से काटें तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन। पर यदि हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसे हम बीचों बीच से काट दें तो इसे क्या कहेंगे, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। और यदि कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक यहाँ पास से C2 है और दूसरी C2 यहाँ पास से गई है और जो हम प्लेन काट रहे हैं वो इनके बीचों बीच से काट रहे हैं, तो फिर इस स्थिति का जो प्लेन होगा वो कहलाता है डाइहेड्रल प्लेन। तो हम देख लेते हैं इसमें कि हमारा जो मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा प्लेन है। जब हम इसमें देखते हैं कि ये जो C2 एक्सिस C3 एक्सिस हमारी थी, हम C3 एक्सिस से ही इसी के ऊपर से काट सकते हैं जैसे हमें सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। यदि हम यहाँ से काटने जाएं या यहाँ से काटने जाएं तो हमें सेम मॉलिक्यूल जो है वो सेम नहीं मिलेगा, हमें इस आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। तो हमें सिग्मा भी पता चल जाता है कि इसका सिग्मा क्या है, इसका सिग्मा भी है। तो इन तीनों से मिलकर जो हमारा पॉइंट ग्रुप बनता है वो बनता है सी हमें पता था, डी नहीं था, डी या सी हो सकते हैं, तो सी था क्योंकि जो है इसके परपेंडिकुलर कोई C2 एक्सिस नहीं थी। अब जो हमारा है एन नंबर ऑफ हमने निकाला था, कितने निकाला था 3, और सिग्मा जो हमारा था वो क्या था, भी था। जो प्लेन था वो वर्टिकल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर डाइहेड्रल प्लेन नहीं था। तो यहाँ से हमें इसका सही आंसर पता चल गया C3 भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये CH2 तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसका हमको पॉइंट ग्रुप बताना है। तो इसका पॉइंट ग्रुप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए भी हम पहले क्या करते हैं, एन निकालते हैं। पर एन निकालने से पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक कार्बन है जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे कार्बन से, जो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन से। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन इस साइड भी है। इसमें जो हाइड्रोजन होंगे, एक साइड के हाइड्रोजन तो प्लेन में होंगे पर दूसरी साइड के जो हाइड्रोजन है वो प्लेन में नहीं होंगे। एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। तो ये जैसे हम बना लेते हैं, ये बिलो द प्लेन हो गया, प्लेन हो गया, ये अबव द प्लेन हो गया, इस टाइप से होंगे। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या पता लगाना होगा, सबसे पहले इसमें हमें पता लगाना होगा कि एन की वैल्यू क्या है। अब एन की वैल्यू पता लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि यदि हम इस साइड से इसको रोटेट कर दें, यहाँ से यदि हम इसको 180 डिग्री का रोटेशन करें तो हमको सेम आकृति मिल रही है। मतलब इसको यदि हम एक बार यहाँ ले जाएं और दोबारा इसको घुमाकर यहाँ ले आएँ, मतलब 2 बार यदि हम रोटेट करें तो सेम आकृति हमको मिल जा रही है। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू जो है वो पता चलेगी कि कितनी है। हमें एन की वैल्यू पता चलती है कि 2 है। अब हमें एन की वैल्यू पता चल गई 2 है, तो हम पता लगाते हैं कि सी की वैल्यू क्या है, सी होगा या डी होगा। तो इसे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इस कार्बन को देखते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड हमें एक प्लेन में दिख रहे हैं, पर ये सिर्फ दिखते हैं, असल में होते नहीं हैं। जो असल में कार्बन बॉन्डिंग करता है वो कैसी होता है, जो कार्बन होता है उसके एक साइड के बॉन्ड जो हैं वो अबव द प्लेन होते हैं और एक साइड के बॉन्ड जो है वो बिलो द प्लेन होते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन जो दोनों साइड के हैं, ये मान लीजिए हम कि बिलो द प्लेन है और ये जो है ये अबव द प्लेन है। इस टाइप से कुछ आकृति होती है कार्बन की, मतलब 2 पीछे की ओर गए होती हैं, 2 आगे की ओर गए होते हैं। हमें सिर्फ ये देखने में सेम लग रहे होते हैं पर ये होते नहीं हैं एक प्लेन में। इसलिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम एक यहाँ से भी C2 लगा सकते हैं तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये प्लेन में है और ये एक आगे है एक पीछे है। यदि हम रोटेट करेंगे तो ये यहाँ जाके आगे पीछे हो जाएंगे और ये प्लेन में आ जाएंगे, तो हमें सेम आकृति नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि इसमें और कहाँ से क्या कोई C2 लग तो नहीं रही है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल तो पता चल गई है। अच्छा, हम प्रिंसिपल जब देखते हैं तो उसके लिए भी ये जान लें कि ज़्यादातर प्रिंसिपल एक्सिस हम उस एक्सिस को रखते हैं जिस लाइन जहाँ से हम जब डाल रहे हैं तो मोर नंबर ऑफ एटम है। जैसे इसमें डाल रहे हैं हम तो 3 कार्बन आ जा रहे हैं, तो हम उसे प्रिंसिपल मानते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ जाते हैं। अब हम जब इसके कार्बन के इस वाले स्ट्रक्चर में देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से और C2 डाली जा सकती है। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें, एक C2 यदि हम इसको यहाँ से डाल दें और इसको रोटेट करें तो क्या होगा, जो ये वाला कार्बन है ये इससे रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला जो है इसकी जगह आ जाएगा। उसी तरह की कंडीशन इसमें भी होगी, ये जो है इसकी पास आ जाएगा और ये जो है इसके तक पास आ जाएगा। तो मतलब इसमें 2 C2 और हैं। मेन जो C2 थी वो कहाँ थी हमारी, कुछ यहाँ से गई थी जो कि ये गई हुई है, और 2 C2 हमारी, एक C2 ये आ गई है और एक C2 जो है वो यहाँ से जाएगी। मैं स्क्रीन साफ करके दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसे, हाँ, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा कार्बन था, इस कार्बन में कहाँ पास हाइड्रोजन,
इसमें क्या था कि जो दो बॉन्ड लगे थे, दो बॉन्ड जो थे अबव द प्लेन थे और जो दो बॉन्ड हैं वो बिलो द प्लेन थे। इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड की जो है पोजीशन क्या थी। एक तो हमें मिल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सीधे जा रही थी तीनों कार्बन को काटते हुए। अब हम जब देखना चाह रहे थे इसमें तो हमें क्या एक C2 यहाँ से मिली थी और एक C2 यहाँ से मिली थी। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, ये जो H है ये वाले से रिप्लेस हो रहा था और ये वाला इससे रिप्लेस हो रहा था। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि हमें एक क्या मिल गई, हमें n की वैल्यू तो पहले ही मिल गई थी कि n की वैल्यू कितनी थी 2। अब c की वैल्यू हम निकालने जा रहे थे कि d था या c था। यदि उसको जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे परपेंडिकुलर यदि काट नहीं रही होती C2 एक्सिस तो क्या होता हमारा C ही रहता। पर इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो C2 है ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे काटेंगे भी इससे, तो इसलिए इसका क्या लिखेंगे, हम इसको करेंगे D से। अब इसके बाद हम देखेंगे प्लेन की, प्लेन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि एक C2 तो ये हो गई और दूसरी C2 ये हो गई। और क्या यदि हम चाहें इस स्ट्रक्चर में तो इसे ये बीचों बीच से नहीं काट सकते हैं, तो हम स्ट्रक्चर को बीचों बीच से काट सकते हैं। मतलब इसमें जो है एक डाइहेड्रल प्लेन भी उपस्थित है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा ये क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ग्रुप जो है हो जाएगा D। नंबर ऑफ कितने नंबर से हम रोटेट कर पा रहे थे 2, और जो हमारा प्लेन है वो कौन सा है, डाइहेड्रल प्लेन है। तो ये हमारा हो जाएगा D। मतलब इसका सही आंसर होगा D2D जो कि C ऑप्शन में हमें मिल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पॉइंट ग्रुप B2H6 का। तो B2H6 का पॉइंट ग्रुप के लिए हम क्या है, पहले यहाँ देख रहे हैं कि मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है B2H6 का। इसमें ये जो है लाल रंग से जो दिखा रहे हैं ये हैं बोरोन के, और बाकी ये जो वाइट रंग से दिखा रहे हैं ये हैं हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन है पूरे 6। अब इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें हमारा जो है पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या देखेंगे, पहले जैसे हम बात कर चुके हैं कि हर बार हम पहले क्या देखेंगे, हम n देखेंगे कि हमें n क्या मिल रहा है। अब जब हम n देखने जा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में तो क्या देख रहे हैं, यदि हम यहाँ से देखें रोटेट करके इसको, तो इन दोनों को अपनी पोजीशन में आने के लिए कितने बार रोटेट होना होगा, 2 बार। एक बार ये हाइड्रोजन जो है यहाँ जाएगा और दूसरी बार जब घूम के यहाँ आएगा तो ये क्या है, सेम अपनी आइडेंटिटी को पालेगा। मतलब इसे 2 बार रोटेट करना होगा। तो हमें n की वैल्यू यहाँ से 2 मिल जा रही है। पर क्या सिर्फ यहाँ एक ही पॉसिबल है जहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, नहीं। यदि हम देखें तो हम यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम कैसा रोटेट कर सकते हैं इसको, यहाँ से पूरा उठ के एक बार कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और पूरा फिर दोबारा आएगा यहाँ। मतलब इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। और कितने बार रोटेट करेंगे 180 डिग्री पर, 2 बार। तो हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री सेम हमें आइडेंटिटी प्राप्त होगी। तो हमें n की वैल्यू जो है कितनी मिल जाती है, 2 मिल जाती है। अब हम चलेंगे क्या वैल्यू देखने के लिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री की, कि वो C होगी या D होगी। तो हमने क्या पढ़ा है कि यदि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को कोई दूसरी C2 एक्सिस काट रही हो परपेंडिकुलर तो वो D होती है। अब यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं कि हम प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बस किसी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया। अब जब हमने इसे प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से तो C2 जा रही है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही है परपेंडिकुलर, तो ये क्या आएगा, D आएगा। तो अब हमें यहाँ क्या मिल गया, n बराबर 2 भी मिल गया है, और यहाँ हमें C में क्या मिल गया है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जो CN थी वो हमें क्या मिल गई, D मिल गई है। अब सिर्फ हमें एक चीज़ पता लगानी रह गई है, जो कि हमें पता लगाना है कि प्लेन, कि इसमें प्लेन जो है वो क्या होगा। तो हम प्लेन पता लगाने के लिए देखते हैं कि यदि हम इसे, जिसको मैं ये नंबर दे रहा हूँ फर्स्ट नंबर, यदि हम फर्स्ट नंबर वाली को प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं तो क्या हम ये से 20 से नहीं काट सकते हैं। यहाँ से यदि काटें हम तो प्रिंसिपल एक्सिस को 20 से काटते हुए एक प्लेन निकल सकता है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांट देगा, एक दूसरे की मिरर इमेज भी होंगे ये। तो इसमें मतलब डाइहेड्रल प्लेन है। अच्छा, हमें ऐसा लग सकता है कि नहीं, हमने एक नंबर में नहीं, हम जो ये 2 नंबर का है इसे हम मान रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको भी काट सकते हैं। यदि 2 नंबर की ये प्रिंसिपल एक्सिस मान रहे हैं तो हम एक प्लेन ये यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस को 20 से काट रहा है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। अच्छा, हम इसमें ये भी लग सकता है हमें कि कहीं इसमें डाइहेड्रल प्लेन तो नहीं, तो यहाँ डाइहेड्रल प्लेन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक C2 ये है, दूसरी C2 ये है, जिसके लिए हमें काटना कहाँ से पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा। यदि हम यहाँ से काटें तो हमें इसकी जो है मिरर इमेज सेम नहीं मिलेगी, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमें C की जगह क्या, CN की जगह क्या मिला है, हमें D मिला है, तो हम लिखेंगे D।
उसके बाद जो नंबर है, जितने नंबर से हम रोटेट करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर मिल जा रहा था, वो कितने मिले हैं 2। और हमें प्लेन कौन सा मिला है, हमें प्लेन मिला है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हो जाएगा D2H। D2H कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं कि आया है एस येलो हैज़ द पॉइंट ग्रुप, मतलब एस येलो का पॉइंट ग्रुप क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब इसमें हम सबसे पहले देखने जाते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हमें मिलती है। हम देखते हैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है, क्योंकि हम किसी भी इस पूरे स्ट्रक्चर को किसी भी एंगल से ऐसा नहीं घुमा सकते हैं कि उसे रोटेट करें तो हमें स्ट्रक्चर वही प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें सी और डी देखने जाते हैं। तो क्या है, डी तो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि जब हमें एन मिलता तब हम देखते कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है और उसके अलावा हम रोटेशन देखते, तो हमें इसमें सी नहीं, वो नहीं मिला है, एन की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इसमें हम कहीं देख लेते हैं कि प्लेन तो नहीं मिल रहा है। तो प्लेन यदि हम देखने जाते हैं तो यहाँ से देखें तो यहाँ से काटने पर तो हमें प्लेन नहीं मिल सकते, पर इसमें हमें एक प्लेन मिलेगा। क्या है इसमें, यदि हम इस स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को काट दें तो हमें एक प्लेन यहाँ मिल रहा है। तो यदि किसी भी स्ट्रक्चर में जो है, एक तो इसकी आइडेंटिटी है और एक प्लेन मिला, मतलब यदि किसी भी स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ आइडेंटिटी उसकी और उसका एक प्लेन मिल जाए, तो जो हम उसे डिनोट करते हैं वो होगा हमारा CS। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा CS। अब नेक्स्ट जो है वो है S8 हैज़ द पॉइंट ग्रुप, मतलब S8 का पॉइंट ग्रुप क्या है। तो S8 का पॉइंट ग्रुप जानने के लिए सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि S8 क्या है। तो जो S8 है उसे कहते हैं हम साइक्लो ऑक्टा सल्फर। तो जो S8 है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, साइक्लो ऑक्टा सल्फर। साइक्लो ऑक्टा सल्फर की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें 8 जगह क्या लगे होते हैं, सल्फर लगे होते हैं और आकृति कुछ इस तरह बनकर आती है। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। इसका पॉइंट ग्रुप देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें एन, जो कि हम हर में सब में देखते हैं कि एन कैसे आएगा। तो हम देखते हैं इसमें 4 जो हो एक साइड हैं। तो यदि हमको सेम आकृति लाना है इसकी, तो आइडेंटिटी लाने के लिए क्या करना होगा, इसको एक बार रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आएगा, सेकेंड बार रोटेट करेंगे तो यहाँ आएगा, थर्ड बार रोटेट करेंगे तो यहाँ, और फोर्थ बार में हमें आइडेंटिटी प्राप्त होगी। मतलब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो हमारे एन की वैल्यू है वो एन की वैल्यू कितनी हुई, एन की वैल्यू 4 है। अब हमें इसमें एक चीज़ देखना है कि इसमें हमें सी मिलेगा या डी मिलेगा। जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी CN, वो हमें सी मिलेगी या डी मिलेगी। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, ये जो कि हमारी क्या है, C4 हो गई। अब C4 हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, तो हमें क्या देखना होगा कि इसके परपेंडिकुलर कोई C2 एक्सिस तो नहीं जा रही है। तो यदि हम इसमें ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो हमें पता चलेगा कि यदि हम ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड से एक C2 एक्सिस निकालें तो हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये वाला एटम और ये वाला एटम आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब इसे 180 डिग्री का रोटेशन अगर करें तो यहाँ से हमें एक C2 मिल रही है। यदि इसी तरह हम सारे बॉन्ड में देखें और ये वाले बॉन्ड में यदि हम देखें तो यहाँ भी हमें एक C2 मिल रही है और यहाँ भी हमें एक C2 मिल रही है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या आएगा। इसमें C लिखेंगे या D लिखेंगे, तो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री CN रहेगी उसमें हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। तो हमें पता चला गया कि D और 4 आएगा। अब हमें इसमें पता करना रहता है कि जो है हमारा प्लेन क्या है, मतलब वर्टिकल प्लेन है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, डाइहेड्रल प्लेन है। तो अभी हमने देखा है कि इसमें एक C2 हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं और एक C2 हम कहाँ से निकाल पा रहे हैं, यहाँ से, और जो एक C2 होगी वो हम निकाल पा रहे हैं यहाँ से। तो यदि हम देखें तो हम चाहें तो क्या हम इसको यहाँ से नहीं काट सकते, हम काट सकते हैं इसे, चाहें तो यहाँ से, हम चाहें तो इन्हें भी यहाँ से काट सकते हैं और एक बार हम इसे भी यहाँ से काट सकते हैं। मतलब जो 2 C2 थी, एक C2 ये थी, एक C2 ये थी, इन दोनों के बीच से इसे काट सकते हैं। तो ये कौन सा प्लेन होगा, ये डाइहाइड्रल प्लेन होता है। मतलब हमें n की वैल्यू 4 मिली थी, CN की वैल्यू क्या मिली थी, हमें D मिली थी, और यहाँ पास से हमें प्लेन क्या मिल गया है, डाइहाइड्रल प्लेन मिल गया है। तो ये जो हमारा क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। और ये हम देखते हैं किस में ही, फर्स्ट ऑप्शन में। तो कुछ इस प्रकार से हम इनका जो है पॉइंट ग्रुप निकालेंगे और इस तरह हम अपनी आने वाली सीरीज में कुछ और जो क्वेश्चन होंगे उनके पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। थैंक यू।